हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री केयर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग न्यू टॉपिक पे बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो रेजोनेंस किसको बोलते हैं, क्या होता है ये, तो आगे हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले रेजोनेंस किसको बोलते हैं, आप लोगों को किसी को पता है रेजोनेंस किसको बोलते हैं, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? नहीं तो फिर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस अगर सही मायने में बोला जाए, रेजोनेंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लैंग्वेज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए रेजोनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हमारी मदद करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग सिंपल सा कि रेजोनेंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, लैंग्वेज है। खैर, अब आते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन पे। इससे पहले एक काम कर ले, सबसे पहले बताओ कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होते हैं। कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये इसका बॉन्ड लेंथ है। अगर जनरली इसका बॉन्ड लेंथ निकाला जाए, जनरली इसका बॉन्ड लेंथ अगर निकाला जाए तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे कम किसका, ट्रिपल बॉन्ड का। उसके हिसाब से अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा सबसे ज्यादा किस में लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बाद डबल बॉन्ड में, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड में। आए बात समझ में? तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक में सबसे प्यारा चीज है एक चीज, क्या, तो ये रहा, जानते होंगे आप लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन सिंगल दिख रहा है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना है, 1.54 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना है, 1.34 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है और इसका बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो इस हिसाब से बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का लेंथ कुछ इस तरह से है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार नोट कीजिए इसको, उसके बाद आगे हम देख रहे हैं। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है यहां सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा लेंथ किसका है, आपका सिंगल बॉन्ड का। तो इसका मतलब ये बॉन्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए था। ये डबल बॉन्ड, इसका मतलब इस सिंगल से छोटा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड का लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए था। ये डबल बॉन्ड का है तो ये कुछ छोटा होगा, ये बड़ा है तो कुछ ऐसा होगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का लेंथ कुछ ऐसा होगा। मतलब अगर हम बॉन्ड एंगल के हिसाब से देखें तो बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच का जो लेंथ है कुछ इस टाइप से होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है। किसी ने कहा सर बेंजीन जो है ना इस टाइप का होता है, ये रहा बेंजीन। ठीक है भाई, इसके अलावा मान लो किसी ने कहा सर बेंजीन ऐसा नहीं, बेंजीन ऐसा होता है। ठीक है, तो बेंजीन ना ऐसा होता है ना ऐसा होता है, कैसा होता है भाई, तो कहता है ये बेंजीन कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा। तो सबसे पहले अब हम बात करें आखिर चीज है क्या यहाँ पे। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल के अनुसार अगर देखा गया तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में बता दूं बेंजीन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का जो लेंथ होता है टोटल इक्वली होते हैं, वो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब इन बेंजीन बॉन्ड एंगल ऑफ इच कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना होता है भाई, तो 1.39 एंगस्ट्रॉम होते हैं। मतलब बेंजीन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो
सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं? 1.39 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होते हैं। यानी कि अब बेंजीन में कहना ये उचित नहीं होगा कि सर बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल है तो उसका बॉन्ड लेंथ कितना है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल है सर तो डबल का क्या होगा? 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये कहना आप गलत है, ठीक है। ऐसा क्यों है? बेंजीन में 1.39 एंगस्ट्रॉम जो दिया गया है, बेंजीन में सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है सारे के सारे 1.39 एंगस्ट्रॉम है। यह प्रैक्टिकली देखा गया है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सुनो, अब यहाँ बेंजीन के बाद हम लोग रेजोनेंस में इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। सबसे पहले कि जब कोई सिंगल स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तब ऐसे दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाने में जो उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। जो इंडिविजुअली स्ट्रक्चर है, इन दोनों इंडिविजुअली स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसी का दूसरा नाम है कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं इसको हम लोग। और जो फाइनल स्ट्रक्चर बना है, यह स्ट्रक्चर कहलाता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। आरी भाषण में तो इसमें जो सबसे पहले एक बार और रिपीट कर दें कि जब कोई सिंगल स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तब ऐसे हम लोग दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करते हैं एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाने में, जो उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से एक बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये सारा का सारा ड्रामा, ये सारा का सारा जो कहानी रेजोनेंस में हो रहा है, ये सारे के सारे वाया पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से। पाई इलेक्ट्रॉन, सर अभी पाई बॉन्ड यहाँ है, दूसरा केस में कहाँ गया? यहाँ गया। अभी पाई बॉन्ड यहाँ है तो दूसरे केस में कहाँ है? यहाँ है। अभी पाई बॉन्ड यहाँ है तो दूसरा केस में यहाँ। सर ना पाई बॉन्ड यहाँ है, ना यहाँ है, यहाँ है, ना यहाँ है, कहाँ है सर? तो बेंजीन कार्बन के बॉन्ड ये सर्कमफ्रेंस पे है ना। अब ना पाई बॉन्ड यहाँ है, ना यहाँ है, यहाँ ना है, कहाँ है? तो सारे के सारे अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का जो लेंथ हो गया, अब इक्वली किसके रिस्पेक्ट में हो गया? आपका 1.39 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा रेजोनेंस में क्या बोल रहा है? जब कोई सिंगल स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब ऐसे दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान करते हैं एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाने में। जिस फाइनल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, जो इस बेंजीन के प्रॉपर्टीज को एक बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करता है। जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, उस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या उसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। और जो फाइनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो आपका फेनोमेना हुआ है, वो फेनोमेना आपके पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से हुआ है। एक पाई दूसरे जगह से, हमने एक बात बताओ, हमने बताया था कि इंडक्टिव में किसका खेल है? सिग्मा बॉन्ड का। और उसी टाइम हमने बोला था पाई बॉन्ड का खेल किस में होगा? तो रेजोनेंस में होगा। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। शिफ्टिंग नहीं होती, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है। यहाँ पे पाई है तो अब यहाँ ना होकर कहाँ गया? यहाँ आ गया, ठीक है। तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का खेल है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का खेल कहाँ हम लोग कर रहे थे? तो इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है। तो इसको पहले नोट करो। तो जो बात अभी हमने रेजोनेंस के बारे में बताया, क्या बताया कि जब कोई सिंगल स्ट्रक्चर, व्हेन एनी वन स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन all the properties of the compound, then two or more such structure contribute to form a final structure, ठीक है। final structure which explain the properties of the compound in the best possible way. This whole phenomena is occurs via delocalization of pi electron. रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब
लोकल का मतलब एक जगह, डी लोकलाइजेशन, डी लोकल का मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह, लोकल का मतलब हो गया बस इसी फॉर्म में यहीं पे, डी लोकल का मतलब कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो फेनोमेना होता है वो वाया डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म, और जो फाइनल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है रेजोनेंस का, इसमें कुछ और भी टर्म है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो अभी हम जो बोल रहे हैं, हमने क्या बोला, ये स्ट्रक्चर अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ना ही ये भी स्ट्रक्चर अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अगर किसी भी कंपाउंड के बीच में अगर ये एरो, डबल हेडेड एरो जिसको बोलते हैं हम लोग, डबल हेडेड एरो जिसको बोलते हैं, ये एरो अगर किसी दो कंपाउंड के बीच में हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। तो ये सिंबल किसके लिए है, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, सिंबल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये सिंबल है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि रेजोनेंस में सबसे पहले अभी हम जो बात किए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। तो आपसे एक सवाल है, रेजोनेंस रियल फिनोमेना होता है या हाइपोथेटिकल फिनोमेना, सोचिए, रेजोनेंस रियल फिनोमेना है या हाइपोथेटिकल। चलिए इस मैटर में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस मैं बता दूं, सबसे पहले रेजोनेंस जो होते हैं वो रियल फिनोमेना होते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो आपके घर में फैन है, फैन में 3 ब्लेड है ना, 3 ब्लेड, 1 2 और 3 करके, ठीक है। तो जहां पे ब्लेड नहीं लगा हुआ है फैन में, ठीक है, वो हो गया आपका सिंगल बॉन्डेड, और जहां पे ब्लेड है वो आपका हो गया डबल बॉन्डेड। देखो उस फैन में आपका 3 ब्लेड है, लाइक पूरा अगर देखा जाए तो उसमें 3 ब्लेड है, लाइक 3 आपके पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। मान लो अभी फैन क्या है, ऑफ है, फैन अभी क्या है, ऑफ है। अभी हमने उसको स्टिक से क्या किया, एक बार मूव किया, तो वो आपका पहला स्ट्रक्चर, मूव किए उसको घुमाए तो आपका पहला स्ट्रक्चर बना। फिर इसको मूव करेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर, फिर मूव करेंगे तो तीसरा स्ट्रक्चर, फिर करेंगे तो चौथा स्ट्रक्चर, ऐसे करते करते उसको बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके फॉर्म होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, फैन को ऑन कर देंगे। जैसे ही फैन को ऑन करें वो क्या करेगा, एक फाइनल स्ट्रक्चर में दिखना स्टार्ट होगा, दैट इज वो क्या कहलाएंगे, आपके रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएंगे, ठीक है। जो स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं अब हमको, अब तो फाइनली दिखेगा, वो फैन आप जो ऑन किए वो आपका फाइनल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। जो स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है वो क्या कहलाते हैं, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना है तो आप फैन में हाथ डाल के देख लीजिए कि वो फैन रियल में घूम रहा है या हाइपोथेटिकल घूम रहा है, तो पता चल जाएगा कि रेजोनेंस अब रियल फेनोमेना है या हाइपोथेटिकल फेनोमेना है। ऐसा मत करना भाई, ठीक है। तो यहां पे है कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो रियलिटी में क्या होते हैं, आपका हाइपोथेटिकल फेनोमेना होता है, और जो फाइनल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रेजोनेंस हाइब्रिड, जो रियल में एग्जिस्ट करता है। रियल में एग्जिस्ट कौन करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। एक सवाल और, अगर मान लो सर ये दोनों एक दूसरे में, मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये फाइनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सर फाइनल स्ट्रक्चर ही अपने को क्यों दिखेगा, इसमें एक चीज बता दूं, देखो भाई, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी का गैप इतना ना कम होता है, टू सो स्मॉल, इतना ना कम होता है कि वो फटाफट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं, ठीक है। फटाफट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एनर्जी का गैप काफी कम है, इस वजह से वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दिखता, और दिखता कौन है, आपका फाइनल स्ट्रक्चर। मान लो कि सर रेजोनेंस में अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख जाए, अगर गलती से दिख जाए, तो गलती वलती कुछ नहीं भाई, रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ कौन दिखेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख गया इसका मतलब एनर्जी का गैप बढ़ गया, एनर्जी ज्यादा हो गया, ठीक है। जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगा दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में, हम लोग इंडिविजुअली देख सकते हैं उन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, जो कि रेजोनेंस के इतिहास में मान्य नहीं है, ठीक है।
तो इसका मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी का गैप क्या होगा, ज्यादा या बहुत कम? तो बहुत 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 कम। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी का गैप होते हैं, बहुत कम होते हैं, तभी वो फटाफट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है आपका एक फाइनल स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए रेजोनेंस क्या होते हैं, एक रियल फिनोमिना होता है, ना कि हाइपोथेटिकल। आई बात समझ में? चलिए एक बार नोट कीजिए इसको। चलिए अभी जो हमने बात किया कि रेजोनेंस क्या होते हैं, रियल फेनोमेना होते हैं, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक है, रियलिटी में कौन एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, अच्छा क्यों होता है ऐसा भाई? क्योंकि जो एनर्जी होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, रेजोनेंस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, बहुत ही कम होते हैं, इट्स सो स्मॉल, जिस वजह से वो अपना जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है वो जल्दी लूज कर जाते हैं एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाने में। मान लो पहला स्ट्रक्चर था, दूसरा स्ट्रक्चर था, ठीक है, पहला और दूसरे के बीच में एनर्जी का गैप, अरे बात समझ में, पहला दूसरा में कन्वर्ट हुआ, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, चौथा पांचवें में, छठा सातवें में, ठीक है। तो इस तरह से पहला और छठे के बीच का एनर्जी क्या होगा, बहुत ही बहुत कम होगा, है ना। तो पहला दूसरा में फटाफट कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा तीसरा में, तीसरा चौथा में, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है, जब एनर्जी एक दूसरे में कम हो रहा है, बहुत बहुत कम। इस वजह से क्या होता है, पहला दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरा चौथे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से फाइनल जो आपके स्ट्रक्चर बनते हैं वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपके रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, जो रियलिटी में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इन रियलिटी ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड इज एग्जिस्ट। आगे बात समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए एक बार। तो दोस्तों एक बार फिर से तो अभी तक बताओ रेजोनेंस कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि समझ में आना चाहिए, है ना। तो उसको अगर ऐसा होगा ना तो एक बार फिर से रिमाइंड करके देख लेना, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लोग आते हैं उस रेजोनेंस का कंडीशन पे। रेजोनेंस के क्या कंडीशन है? तो कुछ कंडीशन है, 4-5 कंडीशन है, ठीक है, जिसमें से पहला कंडीशन कहता है कि सिस्टम जो होते हैं वो मस्ट बी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए, मस्ट बी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोल रहे हैं कि जो रेजोनेंस में जिस ऑर्बिटल को आप ले रहे हो, जिस ऑर्बिटल को आप ले रहे हो, है ना, वो ऑर्बिटल, है ना, वो ऑर्बिटल आपके मस्ट बी पैरेलल और नियरली पैरेलल होना चाहिए। दैट इज सिस्टम मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। यानी कि जो भी ऑर्बिटल आप लो, चाहे वो अगर पी के ऑर्बिटल हो, पीएक्स के, है ना, तो वो पीएक्स में ही जाएगा, पीवाई में, पीजेड में, ठीक है। मतलब अगर ये आपका पैरेलल है एक दूसरे का, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, है ना। अगर आपका एक्स एक्सिस का अगर आपके पास ऑर्बिटल है तो ये हमेशा किसके साथ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो एक्स वाले के साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर एक y ले लें एक x वाला ले लें, एक py और px, अगर py px लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज ये रेजोनेंस में मान्य नहीं है। तो रेजोनेंस में वैसे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नियरली पैरेलल होंगे, दैट इज सिस्टम कैसा होना चाहिए आपका, चाहे वो प्लेनर हो, है ना, या नियरली प्लेनर हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका रूल है कंडीशन कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर, जो आपके लेविस स्ट्रक्चर हैं उसके रूल को फॉलो करना चाहिए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो। दूसरी बात, उसके बाद देखते हैं हम लोग जो चौथा जो कंडीशन है वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, मस्ट बी सेम होनी चाहिए। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मस्ट बी सेम। एंड नेक्स्ट आपका बोलता है कि रेजोनेंस में एटम के अरेंजमेंट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो रेजोनेंस में एटम के अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कौन चेंज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, एटम का नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 by 1 सभी कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे,
फॉलो करेंगे, एक एक करके हम लोग सबको पहले देखते हैं कि कौन सा कंडीशन, कैसे रूल को हम लोग इस रूल को हम लोग समझे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले पांचवा रूल को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये एक कंपाउंड दिया हुआ है और ये एक कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि भाई ये जो है ना, ये कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जिसको हम लोग एसीटोन बोल रहे हैं, ये एसीटोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये कर रहा है ना। लेकिन पांचवा रूल यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, फिफ्थ रूल यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। कैसे? तो हमने क्या बोला था कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में चेंजिंग होना चाहिए, ना कि एटम के अरेंजमेंट में। देखो सर यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दिया हुआ है और यहाँ पे सर CH3 C पे OH और CH2। ऐसा लग रहा है सर यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा के हम कहाँ लगा दे रहे हैं, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के साथ। तो अगर हम पांचवें रूल के अनुसार देखें तो नहीं लग रहा कि एटम यहां से एक H उठ के कहां चला गया, ऑक्सीजन के पास। दैट इज कह सकते हैं ना कि एटम का अरेंजमेंट हुआ है। क्या रेजोनेंस में ये मान्य है? क्या नहीं है। तो क्या बोलता है, तो सर इलेक्ट्रॉनिक चेंज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग होना चाहिए। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं दूसरा केस में हम लोग। कह रहा है ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 100% ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे समझते हैं इस चीज को। देखो सबसे पहले नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 पे नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा सर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होता है ना। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर विड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इन्होंने इसको दिया, तो देने वाले क्या चार्ज आएंगे, पॉजिटिव। अब पहले चार्ज क्या था इस पे, नेगेटिव। ओवरऑल ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। देख लो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो ये कार्बन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने वाले पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो तो कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड और इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, फुल हैं। क्या वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या करेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको, ऑक्सीजन को। तो कार्बन जो इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट किया अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, तो ऑक्सीजन को, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ओवरऑल क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो देखो तो ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन देखो तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। तो देने वाले में क्या चार्ज आएंगे, पॉजिटिव, और लेने वाले में क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव। ऐसे हम लोग ऐसे हम तोड़ ताड़ के देखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक तरह से अपने लैंग्वेज में बात की। ठीक है, तो रियलिटी में होता क्या है सर, ये बॉन्ड क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है और अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरह से करता है। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दिया। देने का रीजन था क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक्सेप्ट किया, 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अपना 5वां इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन को। जैसे ही ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज, नेगेटिव। और जो ये नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, दूसरा इसको जो दिया था, ये दोनों मिलके क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये दोनों एक दूसरे के। तो इसमें बताओ क्या कोई एटम का अरेंजमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सर यहाँ का इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन कहां उठ के चला गया, ऑक्सीजन पे। सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो रेजोनेंस में क्या बोल रहा है भाई कि ये नेगेटिव देखो क्या किया, पाई बॉन्ड बना रहा है। रेजोनेंस में हमेशा पाई बॉन्ड का खेल है।
ठीक है। तो ये क्या किया, पाई बॉन्ड बनाया। जैसे ही पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा एरो क्या किया, इसके पास जो पांचवा इलेक्ट्रॉन हो रहा था उसकी उस वैलेंसी को क्या किया, शिफ्ट किया है ना, एडजस्ट किया है। मतलब ये कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, पांचवा जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा। तो जब तक पहला अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं दे देगा तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे इस कार्बन से इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन ने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। आ रही बात समझ में। तो ये इसका पांचवा रूल था, समझ में आया। तो पांचवा रूल में क्या बोला कि एटम के अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये रेजोनेंस में मान्य नहीं है। तो किसका मान्य है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी यहां था, अब कहां चला गया, ऑक्सीजन पे। देखो आगे ये बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पांचवा रूल समझ में आया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। ओके, नोट कीजिए। चलो अब चौथे रूल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है चौथा रूल, देखो एक बार चौथा रूल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें सभी के सभी क्या होने चाहिए, प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर होने चाहिए, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या है कि कार्बन 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 कार्बन, या 4 कार्बन है, और जो क्या है आपके डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने ना कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया। मान लो अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया इन्होंने, इसको दिया। तो देने वाले पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और लेने वाले पे नेगेटिव, ठीक है। समझो इस बात को भाई, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में, ठीक है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। तो देखो सबसे पहले इसका ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट और इसका ऑक्टेट, सभी के सभी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है सभी के। तो क्या किया, इस कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। तो जैसे ही ट्रांसफर करेगा तो बताओ इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो तुम बताना भाई, इस कार्बन के पास ऑलरेडी 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन थे, क्या पांचवा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। जब पांचवा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, वो नेक्स्ट वाले कार्बन को। तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको, नेक्स्ट वाले कार्बन को। तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पहले नेगेटिव आया था, इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ओवरऑल ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्या ये कार्बन एक्सेप्ट करेगा क्या इलेक्ट्रॉन को, नहीं। तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको, इस कार्बन को, जिस वजह से इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था तो इस पे क्या चार्ज आया था, नेगेटिव, और जब दे दिया तो क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्या कोई चार्ज आया इस पे, नहीं। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा सर, तो ये रहा कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। देखो इन दोनों के बीच का ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर मान लो किसी ने कहा सर एक काम करो, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, ठीक है। उसी तरह सर इस पाई को भी तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, दूसरा पाई इस इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा। तो ये दोनों क्या किया, बॉन्ड बना लिया, है ना। अब बोल रहा है ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 100%, बट ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो इसको अगर मान लो पहले जैसा रख दे, ये रहा, ठीक है। यहां से यहां ये बन सकता है, बट ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर, इसके पास देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या अगर ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या इन दोनों के पास सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। ये लेविस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल। मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ, ओके।
ऐसा दिया हुआ है और बोल रहा है ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इसको देखो, सबसे पहले देखो भाई, इस पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इस पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। तो इस पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? इसको। तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इस पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक उसका। तो इस वाले ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देने वाले पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, और लेने वाले पे नेगेटिव आएगा। आ रही बात समझ में? तो इन्होंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, ये इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, किसको दे देगा? इस पॉजिटिव वाले को। दे के क्या बनाएगा? ये बनाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, जब दे के ये बनाया तो इसका मतलब बताओ कि ये नाइट्रोजन अभी कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 यहां, एक 4 यहां, 4 बॉन्ड बना रहा है। ये कंप्लीट है, इसके लिए टेंशन नहीं है। बट इस केस में कितना बॉन्ड बना रहा है? 5। क्या लेविस स्ट्रक्चर ये बोलते हैं क्या? लेविस स्ट्रक्चर ये बोलते हैं क्या? जितना इलेक्ट्रॉन, जितना आपके पास ऑर्बिटल होगा उतना ही ना बॉन्ड बनेगा भाई, ठीक है। तो ये वाला एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं? वायलेट कर रहे हैं। चौथा रूल यहाँ पे वायलेट कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, बट ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। आर्य भाषण में चलिए इसको नोट कीजिए पहले। तो ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है पेयर में है, और इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है पेयर में है, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में देखो, इसके पास ऑक्टेट में पेयर इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास ऑक्टेट में पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हर जगह देखो, हर कार्बन के पास ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका रूल क्या कर गया, इस केस में यहाँ पे ब्रेक कर गया, और ये वाला रूल आपका ठीक है इधर, ठीक है। अब आते हैं लोग नेक्स्ट थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल बोल रहा है कि आपके पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, शायद मैंने आपको चौथा रूल के बारे में बता दिया क्या, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला देखो, इन दोनों के बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है आपके? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपका चौथा रूल है। तीसरा रूल हम बात कर रहे हैं। तीसरा रूल क्या बोलता है कि जो भी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो मस्ट बी प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया, ये आपका लेविस स्ट्रक्चर के बेस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन आपके 4 बॉन्ड बना सकते हैं जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटावैलेंसी, है ना। पेंटावैलेंसी 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट 5 बॉन्ड नहीं बनाते। नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं? 7। इसके पास 2 और 5, वैलेंस में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो मैक्सिमम ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बनाते हैं जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो। इस वजह से अमोनियम आयन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अमोनियम आयन। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो कौन है? तो देखो यहां हम बात करें PH3, अगर हम फास्फोरस ले लेते हैं, देखो ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए नाइट्रोजन जो होते हैं, कहते हैं कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटावैलेंसी व्हाइल फास्फोरस कैन फॉर्म पेंटावैलेंसी, है ना। 5 बॉन्ड ये फास्फोरस बनाते हैं, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाते, 4 बॉन्ड बनाते हैं मैक्सिमम, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इस वजह से आपका यहाँ पे तीसरा रूल जो है आपका मस्ट बी प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे वायलेट कर रहा है तीसरा रूल, और यहाँ पे ये तीसरा रूल पास हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा वो सारे के सारे मस्ट बी प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर होने चाहिए, ठीक है। और ये आपका ये जो रूल था ना, ये आपका चौथा रूल था। चौथा रूल क्या था इसमें
कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो सब के सब मस्ट भी सेम होने चाहिए। ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे और ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड इसका कंडीशन क्या बोलता है कि जो भी आप रेजोनेंस में ऑर्बिटल लेना चाहो, जो भी आप ऑर्बिटल लोगे, मतलब रेजोनेंस में जो भी ऑर्बिटल लिया जाता है वो सभी के सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या नियरली पैरेलल होते हैं। अदरवाइज कह सकते हैं इसको हम लोग, या तो सिस्टम शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा शायद, ये कार्बन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, ओके, ऑल्सो नॉन एज इथीन। तो कार्बन और कार्बन बताओ, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है आपका, sp2 है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये क्या है इसमें पाई है, तो 3 सिग्मा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, sp2। ये भी आपका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। इसका मतलब कह रहा है कि इस कार्बन के पास जो हाइब्रिडेशन है, s का एक ऑर्बिटल है, p के कितने ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, इसका मतलब एक p इसका वैकेंट है, समझ रहे हैं। तो s का एक ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, सर ये रहा आपका एक कार्बन, इसके एक सिग्मा यहां है, दूसरा सिग्मा यहां है, ठीक है, और तीसरा सिग्मा ये रहा, चौथा सिग्मा तो है नहीं, तो क्या है इसके पास, एक पाई बॉन्ड है, ये रहा पाई बॉन्ड सर। नेक्स्ट कार्बन के लिए ये रहा कार्बन, सर एक सिग्मा इसके साथ क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया है, दूसरा सिग्मा यहाँ पे हाइड्रोजन है, तीसरा सिग्मा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये H है, ठीक है, यहाँ पे H है, और एक क्या है यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड है, और ये दोनों क्या करा, एक दूसरे से साइड टू साइड ओवरलैप किया हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ है शायद, ये देखो ये वाला, ठीक है, देखो यहाँ पे sp2 का मतलब हो गया प्लेनर, है ना, इसका मतलब हो गया प्लेनर। ठीक है, दूसरी बात, प्लेनर बोले तो कितने डिग्री बॉन्ड एंगल, 120, या कह सकते हैं इसको वी शेप, है ना, या कह सकते हैं इसको वाई शेप, वी शेप नहीं बोलेंगे, वाई शेप बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वाई शेप। देखो तो ये वाई टाइप का लग रहा होगा सर, ये रहा वाई, है ना, और ये रहा वाई एक दूसरे का, और इस पे क्या है आपका पाई बॉन्ड है, और इस पे क्या है पाई बॉन्ड, ये पाई क्या किया, एक दूसरे से ओवरलैप किया है, कुछ ऐसा है ना। तो इसमें देखो, इस वाले कार्बन के पास जो 2 सिग्मा है, ये वाला और ये वाला, आपने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा होगा कि ज्योमेट्रिकल में जो टर्मिनल कार्बन पे जो बॉन्ड होते हैं, ये दोनों बॉन्ड शुड बी प्लेनर या पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए या तो प्लेनर होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से रेजोनेंस की बात है, रेजोनेंस में क्या है कि जो भी ऑर्बिटल आप लेना चाहो वो सारे के सारे ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए या नियरली पैरेलल होने चाहिए, प्लेनर या नियरली प्लेनर होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन पे लगा हुआ जो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, देखो तो एक दूसरे के क्या है, प्लेनर है, या अगर ऐसा रखे तो देखो तो एक दूसरे के क्या है, आ रही बात समझ में। ठीक है, अगर मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया, ये दिया गया, ठीक है, तो देखो इसकी हाइब्रिडेशन sp2 sp2 है ना, इसमें मान लो ये आपका py था, ये py क्या किया, एक दूसरे से ओवरलैप किया। ठीक है, तो यहाँ पे sp2 इस केस में देखो तो ये वाला कार्बन का 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 पाई इस कार्बन का, और आगे वाले कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना है। इसके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन कौन, s और p, एक इधर है दूसरा इधर है, बाकी का 2p क्या कर रहा है, तो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ये वाला कार्बन के पास चलो, ये वाला कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया, ठीक है, ये वाला कार्बन दूसरा इधर बनाया, तो बाकी का 2 पाई होगा ना जी, 2p, तो मान लो ये आपका py है और ये आपका pz है, ठीक है, और इसके पास मान लो ये py है, ठीक है, तो py क्या करेगा,
एक दूसरे से साइड टू साइड ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे चलो, ये रहा कार्बन, इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा दिया हुआ है। तो एक आपका क्या है, एक आपका क्या है, पाई बॉन्ड है। तो अब देखो पी वाई तो क्या किया, एक दूसरे से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो बचा है ये पी जेड, सॉरी ये पी वाई है ना, बचा है आपका पी जेड। नेक्स्ट वाले का, तो आगे वाला जो ऑर्बिटल होगा, ये वाला ऑर्बिटल आपका किस में होना चाहिए, तो पी जेड में। तो ये पी जेड और ये पी जेड मिलकर क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ ऐसा है, इसको देखो यहां समझो, ये रहा, ये वाला कार्बन का, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, बीच वाले कार्बन पे और 2। तो देखो तो ये वाला कार्बन टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल का दोनों वैलेंसी एक दूसरे का प्लेनर है क्या, नहीं है। पैरेलल है क्या, नहीं है। एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो रेजोनेंस में वैसे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वो रेजोनेटिंग, वो वाला ऑर्बिटल रेजोनेंस में मान्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब रेजोनेंस में जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो सब के सब क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए या एक दूसरे के प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं इसको मिटा के। मान लो आपको दिया 4 कार्बन, ठीक है, तो इसमें बताना सही से, जल्दी बताओ फटाफट। इस कार्बन पे देखो तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा यहां दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे चलो, तो इस पे क्या है, मान लो इसको पी वाई मान लेते हैं। नेक्स्ट वाले कार्बन पे चलो, 1 सिग्मा इधर है, दूसरा सिग्मा इधर है, तो बाकी का 2 पाई होगा ना जी, 2 पी होगा। तो मान लो इसको पी वाई, इसको पी जेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले कार्बन पे चलो, ये वाला कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसके पास में क्या है, 2 पाई। तो मान लो ये आपका पी वाई है और ये आपका क्या है, पी जेड है। नेक्स्ट वाले कार्बन चलिए, ये वाला सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है ना, यहाँ पे 2 एच है और एक क्या होगा, ठीक है, पाई होगा। तो अब देखो पी वाई, तो पी वाई के साथ बॉन्ड बना लिया, बचा पी जेड। तो ये पी जेड किसके साथ, पी वाई के साथ या पी जेड के साथ, ऑब्वियसली आपका पी जेड के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, पी जेड के साथ। अब देखो ये वाला पी वाई, तो आगे वाला ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए आपका, आगे वाला ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, तो पी वाई में होना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका क्या है, पी वाई है और यहां पे आपका क्या है, पी वाई। तो ये वाला ऑर्बिटल का, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला जो बॉन्ड है आपका और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या प्लेनर है, ऑब्वियसली एक दूसरे के पैरेलल या प्लेनर है। देखो जैसे ये 3 कार्बन है, एक कार्बन और ले लेते हैं इसमें, एक कार्बन और ले लेते हैं। तो देखिए यहां, अब देखो टर्मिनल पे लगा हुआ 2 बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे का क्या हो गया, अगर इसको हम ऐसा रखें तो पैरेलल हो गया, ऐसा रखें तो क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। अरे बोलो भाई, प्लेनर ही है, ऐसे भी आपका प्लेनर है, ये आपका प्लेनर हो गया है ना। ऐसे रखें, जैसे भी रखें हम, तो ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल लास्ट में जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आपके परपेंडिकुलर या पैरेलल, तो पैरेलल। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है या प्लेनर है, समझ में आ रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। यही बात आपका सेकंड रूल बोलता है कि रेजोनेंस में जो भी ऑर्बिटल आप पार्टिसिपेट करो वो सब के सब क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे का, या तो नियरली पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, दैट इज सिस्टम क्या होने चाहिए आपके, प्लेनर या नियरली प्लेनर, परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट रूल पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है रेजोनेंस का, कहता है कि द सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट है। कह रहा है कि एक सिस्टम है ए जो कह रहा है कि वो बी के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, अगर कोई ए सिस्टम बी के साथ कॉन्जुगेशन में, तो उसको 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल कहता है कि अगर ए बी के साथ कॉन्जुगेशन है
ठीक है, ए बी के साथ कॉन्जुगेशन है, दैट इज अगर पाई पाई कॉन्जुगेशन है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि ए एंड बी के बीच में वन बॉन्ड का गैप होना चाहिए, मतलब ए और बी जो है अगर सेपरेटेड है तो कैसे सेपरेट होना चाहिए, तो वन बॉन्ड गैप। जैसे मान लो कि आपको हम बोले कि ये रहा ए बी के साथ, सर ये रहा वन बॉन्ड गैप, चाहे ये बॉन्ड आपका सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वन बॉन्ड गैप कहलाते हैं, वन बॉन्ड गैप, है ना। तो कोई भी सिस्टम हो ए और बी, वो क्या होना चाहिए, पाई 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 वन बॉन्ड गैप, पाई पाई वन बॉन्ड गैप, पाई पॉजिटिव वन बॉन्ड गैप, पाई नेगेटिव वन बॉन्ड गैप, पाई रेडिकल वन बॉन्ड गैप, पाई लोन पेयर वन बॉन्ड गैप। ठीक है, तो पाई और पाई के बीच में कौन से कितने बॉन्ड का गैप होना चाहिए, वन बॉन्ड का, चाहे वो बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। आ रही है बात समझ में। तो अगर हम बोले ये पाई पाई वन बॉन्ड गैप, पाई पाई वन बॉन्ड गैप, पाई पॉजिटिव वन बॉन्ड गैप, पाई नेगेटिव वन बॉन्ड गैप। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, इसके बाद हम लोग काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आपके कॉन्जुगेशन कितने टाइप के हो गए, 5 टाइप के, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन एंड पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो 5 टाइप के आपके पास कॉन्जुगेशन हो गए। तो पाई पाई कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है, तो पहला बात अगर करें हम पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब, देखो अगर मान लो हमने कहा ये रहा सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, मान लो इसको हमने क्या मान लिया, ए जो आपका पहला था और ये क्या था आपका बी था, तो क्या बोल रहा है दूसरा रूल कि ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड का गैप होना चाहिए, वन बॉन्ड का गैप। तो बताओ क्या ये पाई पाई कॉन्जुगेशन रेजोनेंस शो करेगा इसमें, हाँ ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड का गैप है, तो वन बॉन्ड का, इसलिए ये पाई पाई कॉन्जुगेशन शो करेगा, दैट इज ये रेजोनेंस शो कर रहा है। अगर हम बोले ये रहा सर ये पाई मान लो ए और ये वाला पाई मान लो बी, बट इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड का गैप, वन बॉन्ड टू बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दो बॉन्ड का गैप हो गया, एक बॉन्ड और दो बॉन्ड, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, क्या नहीं। रेजोनेंस में हमेशा जो भी कॉन्जुगेशन होंगे वो दोनों कॉन्जुगेशन एक दूसरे के वन बॉन्ड गैप से ऐड होंगे, वन बॉन्ड गैप से जुड़े होंगे एक दूसरे से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बोले ये रहा, जैसे हम स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे रेजोनेंस के लिए, तो बताओ, तो पाई पाई वन बॉन्ड गैप, पाई पाई वन बॉन्ड गैप, पाई एंड पाई, पाई और पाई वन बॉन्ड गैप, तो क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, ऑब्वियसली यार इसी से ही स्टार्ट किया था मैंने रेजोनेंस। ठीक है, तो ये शो कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बोले ये बताओ क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, करेगा सर, इधर से नहीं करेगा बट इधर से करेगा। आ रही है बात समझ में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बोले बताओ क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, करेगा सर, इधर से नहीं करेगा बट इधर से ये रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट। चलिए अब हम आते हैं, इसमें अपने को देखना है कि कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा, मतलब कौन सा कंपाउंड पाई पाई कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। जो कंपाउंड पाई पाई कॉन्जुगेशन यानी कि कॉन्जुगेशन अपने आप को रखता है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये पाई है और ये पाई, इसमें पाई है ना, ट्रिपल बॉन्ड तो पाई है, तो मान लो इसको बी इसको ए, तो देखो इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड का गैप हुआ, वन बॉन्ड का गैप, इस वजह से ये क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। इसमें देखो पाई पाई वन बॉन्ड का गैप, ये भी कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। इसमें देखो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल है, तो क्या मतलब पाई है ना जी, तो पाई पाई है तो वन बॉन्ड गैप, तो इसका मतलब ये भी आपका रेजोनेंस शो कर रहा है। इसमें देखो तो ये पाई और ये पाई इन दोनों के बीच का नहीं है बट इसके बीच का है, पाई वन बॉन्ड गैप और पाई। ठीक है, इसके लिए पाई वन बॉन्ड गैप और पाई, तो इसका मतलब ये भी ओवरऑल कंपाउंड क्या कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों में देखो, इन दोनों में पाई वन बॉन्ड गैप और पाई का कॉन्जुगेशन है, तो क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, ऑब्वियसली ये आपका रेजोनेंस शो करेगा।
इस केस में देखो यहाँ तो रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है बट इधर कर रहा है, ठीक है, इस केस में कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, इधर नहीं कर रहा है। अच्छा यहाँ देखो पाई वन बॉन्ड गैप एंड पाई का कॉन्जुगेशन है, तो ये भी आपका एल्डिहाइड रेजोनेंस शो कर रहा है। ये भी देखो ट्रिपल बॉन्ड है, पाई वन बॉन्ड गैप एंड पाई बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच का कॉन्जुगेशन है, तो इसलिए रेजोनेंस शो करेगा। इस केस में ये भी आपका रेजोनेंस शो करेगा बट इधर से, इस केस में ओवरऑल ये आपका रेजोनेंस शो कर रहा है। तो क्या आपको समझ में आया पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट इसको। तो अब आते हैं हम लोग पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन में। तो पाई नेगेटिव मतलब सिंपल सा देखो, ये आपका क्या है, ए है और ये आपका क्या है, बी नेगेटिव। तो ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड का गैप है, वन बॉन्ड का, इस वजह से तो क्या ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, कर रहा है। देखो तो इस केस में भी आपका ए और बी, तो इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड का गैप, वन बॉन्ड का, ठीक है। ये भी आपका कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, नेगेटिव वन बॉन्ड गैप एंड पाई, इसमें इधर से भी और इधर से भी, इस केस में इधर से इस साइड से, ठीक है। ये भी आपका कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। ये वाला नहीं, ये शो नहीं कर रहा है, ये वाला ऑब्वियसली ये शो कर रहा है, ये वाला कर रहा है क्या, तो देखो तो नेगेटिव यहाँ है पाई यहाँ है, तो पाई नेगेटिव कितने बॉन्ड का गैप हो जाएगा भाई, दो बॉन्ड का, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा है। क्या शो नहीं कर रहा है, रेजोनेंस शो नहीं करेगा इसमें, कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है। इस केस में हाँ ये शो कर रहा है, इस केस में दोनों साइड से ऑब्वियसली, ये दोनों इसमें इधर से भी और इधर से भी, तीनों केस में ये आपका कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। आ रहा है समझ में, चलिए चलिए ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग पाई पॉजिटिव के केस में। तो पाई पॉजिटिव देखो तो सेम चीज, पाई वन बॉन्ड गैप एंड पॉजिटिव, क्या ये कॉन्जुगेशन में है, यहाँ भी आपका कॉन्जुगेशन में है। ये भी देखो आपका पाई वन बॉन्ड गैप एंड कॉन्जुगेशन में दोनों साइड से है, इसमें भी दोनों साइड से पाई, इधर से भी और इधर से भी, इसमें दोनों साइड से है, इसमें भी ये भी आपका कॉन्जुगेशन में है। ये क्या कॉन्जुगेशन में है, क्या नहीं, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये बताओ। ऑब्वियसली ये आपका पाई वन बॉन्ड गैप एंड पॉजिटिव ये कॉन्जुगेशन में, ये वाला फटाफट ये वाला है, ये वाला कॉन्जुगेशन में, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट करो फटाफट। तो अब आते हैं हम लोग पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में। तो देखो सबसे पहले यहाँ भी आपका ए है और ये आपका बी, दोनों के बीच में लोन पेयर और पाई के बीच में कितने बॉन्ड का गैप है, वन बॉन्ड का, इसलिए ये आपका कॉन्जुगेशन में जाएगा। यहाँ पे कोई एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये लोन पेयर, कोई एक लोन पेयर, या तो ये, ठीक है। तो इस केस में भी कॉन्जुगेशन में देख लो, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पाई लोन पेयर का, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पाई लोन पेयर का, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है पाई लोन पेयर का, और यहाँ भी कॉन्जुगेशन है पाई लोन पेयर का, और यहाँ भी कॉन्जुगेशन है पाई लोन पेयर का, ठीक है। पाई वन बॉन्ड गैप एंड लोन पेयर का कॉन्जुगेशन, ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाफट। अब एक लास्ट टाइप का पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन, देखो तो ये भी आपका सेम चीज, ए और बी दोनों के बीच का वन बॉन्ड गैप, यहाँ भी आपका इधर से भी रेजोनेंस हो जाएगा, इधर से भी रेजोनेंस हो जाएगा, इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये तो ऑब्वियसली ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एक स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन हम लोग बोलते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसको बोलते हैं लोग बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग लिखते हैं पहले, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन जिसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग, सीधी बात, बैक बॉन्डिंग से क्या होता है सर, बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, मतलब बैक बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करेगा, कौन, बैक बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन, ठीक है। बैक बॉन्डिंग से क्या फायदा है कि सर उस कंपाउंड की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। तो ये क्या बोलता है, सबसे पहले देखो, कहता है कि जब कोई ऐसा एटम जो वैकेंट हो, जिसका ऑर्बिटल क्या हो, वैकेंट हो, अगर वो किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस के साथ, लाइक वो लोन पेयर चाहे वो नेगेटिव के साथ अटैच्ड हो बाय वन बॉन्ड गैप, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं वो वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से
जिस वजह से उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस की ऑक्टेट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, और वैसे कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ये लिखा, व्हेन एनी एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल इज अटैच्ड विथ अनदर एटम हैविंग लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय कौन सा बॉन्ड, वन बॉन्ड गैप, देन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस starts donating electron in the vacant orbital of electron deficient species, deficient atom जो है आपका, ठीक है। इस टाइप की स्पेशल टाइप की कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। आ रही बात समझ में, मतलब सीधी बात, बैक बॉन्डिंग किसको बोलेंगे सर, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वो अगर वन बॉन्ड गैप से अटैच्ड है किसी ऐसे स्पेसिस के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, चाहे वो निगेटिव के केस में हो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या फिर लोन पेयर के केस में हो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है वो वन बॉन्ड गैप के साथ जो वैकेंट ऑर्बिटल जुड़ा हुआ है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप की स्पेशल टाइप की कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। आ रही है समझ में, इसका एग्जांपल देखो, यही चीज है, ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल हो गया मान लो, है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो रिच स्पेसिस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो कंडीशन होना चाहिए कौन सा, तो वन बॉन्ड गैप, वन बॉन्ड गैप में होना चाहिए दोनों एक दूसरे का, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो एग्जांपल आपका लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, देखो वैकेंट ऑर्बिटल और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इस केस में भी इलेक्ट्रॉन देगा, इस केस में भी इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, बोरॉन कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, 4 बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, इस वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए कहा जाता है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। तो फ्रेंड्स, आज का ये रेजोनेंस का क्लास कैसा लगा आपको, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। हमने बहुत कोशिश की रेजोनेंस को समझाने की, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको इन वीडियो को, इस लेक्चर का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया, अगर क्लास लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। इसके बाद रेजोनेंस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेजोनेंस तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके हम लोग एप्लीकेशन पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने बात किया रेजोनेंस क्या होते हैं, रेजोनेंस में क्या क्या कंडीशन होते हैं, क्या कंडीशन होते हैं, कंडीशन पढ़ लिए, अब इस कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, इसके हम लोग एप्लीकेशन पे चलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सो प्लीज एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।